हाय एवरीवन, वेलकम टू शून्य आईएएस। आज की इस क्लास में हम बात करेंगे सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की और राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस की। महात्मा गांधी ने अब एक नया तरीका ढूंढा। उन्हें समझ में आ चुका था कि साइमन बॉयकॉट और ये सारी चीजें वर्क नहीं कर रही हैं। इस बीच में जिन्ना ने अपने 14 पॉइंट्स भी दे दिए थे, जो बिल्कुल भी मानने लायक नहीं थे। और दूसरी तरफ हिंदू महासभा भी काफी स्ट्रिक्ट होती जा रही थी। ऐसे माहौल में ये बहुत जरूरी था कि जल्द से जल्द इन बातों का सॉल्यूशन निकाला जाए और सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट इसी बीच में लॉन्च किया गया। तो गांधी जी ने कहा कि हम सविनय अवज्ञा आंदोलन करेंगे, यानी कि हम सरकार की कोई भी आज्ञा का पालन नहीं करेंगे। और दूसरी तरफ सरकार क्या कर रही है? गवर्नमेंट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस कर रही है, यानी कि ये एक टेबल पर बैठ करके मीटिंग कर रही है, जहां पहली बार भारत के लोगों को अपने बराबर बिठाया है अंग्रेजों ने। ठीक है, हालांकि ये हमारे लिए कोई प्राउड की बात नहीं है, पर अंग्रेजों का ये जो एक रवैया है, जो बदला है, ये एक चेंज है जो कि हिस्ट्री में पहली बार था। इससे पहले कभी भी अंग्रेजों ने भारत के लोगों को अपने समक्ष बैठने की इजाजत तक नहीं दी थी। तो ये पहली बार हुआ जब भारत के लोग अब अंग्रेजों के सामने बैठ करके कोई वार्तालाप करने वाले थे। लेकिन गांधी जी ने और कांग्रेस ने क्या कहा कि हम इस मीटिंग में नहीं जाएंगे। आप हमें अपने सामने बिठा के, अपने बराबर में बिठा करके ये दिखा रहे हो कि आप हमारी रिस्पेक्ट करते हो और आप हमसे सुनना चाहते हो, हमारी डिमांड्स को सुनना चाहते हो, पर हम आपके सामने डिमांड्स क्यों रखें? क्योंकि हम तो सविनय अवज्ञा करने वाले हैं। हम तो आपकी आज्ञा का पालन करेंगे ही नहीं। आप हमारे लिए कोई सरकार नहीं हो, आप हमारे लिए कुछ नहीं हो कि हम आपके आज्ञा का पालन करें। भाई, आपने अपना एक डॉक्यूमेंट तैयार किया, आपने जो है चार्टर बनाया, फिर कंपनी बनाई, फिर अपना ट्रेड किया, फिर आपने टेरिटोरियल इंटीग्रेशन करने शुरू कर दिए। आप अपने रूल्स अपने आप बनाए जा रहे हो और वो रूल्स हम पे थोप रहे हो। हमने थोड़ी ना वो रूल्स बनाए हैं, या हमने नहीं आपको अलाउ किया, तो हम नहीं चाहते कि आप हम पे रूल करें। अब ऐसी सिचुएशन में गवर्नमेंट स्टक हो जाती है, क्योंकि पहला जब राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ तो उसमें कांग्रेस नहीं गई। ठीक है, गांधी जी उसमें नहीं गए, कोई कांग्रेस पार्टिसिपेशन नहीं था। तो उससे कोई निकला नहीं फीडबैक। समझ रहे हो कि भाई राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस तो हो गया, मीटिंग तो हो गई, पर उसका कोई रिजल्ट नहीं आया, क्योंकि जो मेन लीडर्स हैं इंडिया के वो तो उसमें थे ही नहीं। लेकिन फिर जब गवर्नमेंट को समझ में आया कि बिना गांधी जी के काम नहीं चलेगा, तो गांधी जी को बुलाया गया, रिझाया गया, उनके साथ दिल्ली पैक्ट यानी कि एक गांधी इरविन पैक्ट साइन करवाया गया और फिर उनको राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में लाने के लिए जिद की गई। फिर राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में गांधी जी जो है आएंगे और उसके बाद चीजें होंगी। इस बीच में भगत सिंह जी को फांसी भी दे दी जाएगी, वो भी हम देखेंगे। तो आज का ये जो पूरा सेशन है, इसमें बहुत सारी चीजें एक साथ आप कवर कर पाओगे। और आप समझो कि दिस इज लाइक दी पार्ट वेयर हम लोग 3 लास्ट चैप्टर्स हमारे बचे हैं मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री की। तो आज मैं कोशिश करूंगी कि आपके साथ लास्ट के 2 चैप्टर जरूर कवर कर लूं। ठीक है, कोशिश करेंगे कवर अप करने की। आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या बात कर रहे हैं भाई? सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की, यानी सीडीएम की बात कर रहे हैं। सविनय अवज्ञा आंदोलन की हम बात कर रहे हैं। सविनय अवज्ञा आंदोलन हो रहा है, यानी कि क्या हो रहा है कि भाई जो मास मूवमेंट है वो हो रहा है और बहुत सारे लोग भारत की जनता के, महिलाएं, बच्चे, पुरुष, मजदूर, किसान, हर कोई तैयार है अंग्रेजों से लोहा लेने के लिए। अंग्रेजों को ईंट का जवाब अब पत्थर से मिलेगा। और ये लोगों ने सोच लिया था कि इस मूवमेंट में वो बहुत सिंसियरली गांधी जी के नेतृत्व में अहिंसा के रास्ते पर चल के काम करेंगे, क्योंकि हिंसा से तो अब तक कुछ मिला नहीं था। तो अब उन्होंने समझ लिया कि भाई चौरी चौरा में जो हुआ था, चौरी चौरा जैसा कुछ काम दोबारा ना हो। राइट, तो लोग जो है बहुत आराम से लेकर के आए इन सब चीजों को। ये लॉन्च किया था कांग्रेस ने 8 साल के गैप के बाद। 8 साल का गैप क्यों आ गया था? क्योंकि देखो, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के बाद फिर आपको याद ही है कि स्वराज पार्टी बन गई थी और ये लोग इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। इलेक्शन लड़ना, इलेक्शन जीतने में फोकस चला गया था। और उसके बाद जो फोकस है, वो गांधी जी जब जेल से वापस लौटे तो थोड़ा बहुत चीजों पे वर्कआउट कर पाए। इससे पहले ही साइमन जो बॉयकॉट और साइमन कमीशन वाली इशू है वो आ गई थी। तो अब जो है 8 साल के बाद अब एक नया जो है तरीका सामने आ रहा है
पहले भी इन्होंने सिविल डिसोबीडियंस लॉन्च किया था। ऐसा नहीं है कि गांधी जी ये पहली बार कर रहे हैं। सबसे पहले चंपारण में तो गांधी जी ने ये ट्राई करके देखा ही था और उसके बाद भी बीच में इन्होंने किया। लेकिन अब जो प्रॉपर सीडीएम हो रहा है, जो पूरे ऑल इंडिया लेवल पे हो रहा है, वो स्टार्ट होगा। ठीक है, ऑल इंडिया लेवल पे है ये। तो देयर वाज सेवरल फैक्टर्स, ठीक है, कई फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से ये ग्राउंड प्रिपेयर हुआ, जिसकी वजह से सीडीएम हुआ। क्योंकि देखो पहले तो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट से ही ये ग्राउंड शुरू हो गया था कि अब जैसे नॉन कॉपरेशन मूवमेंट नहीं चला है तो जाहिर सी बात है कि कुछ नया तो करना ही पड़ेगा। और नेहरू रिपोर्ट जब आई तो ब्रिटिश गवर्नमेंट के समक्ष ये नेहरू रिपोर्ट, जो कि प्रियम्बल की तरह है, राइट, ये आज का जो आपका प्रियम्बल है ना, बिल्कुल उससे मिलता जुलता ही था। बहुत सारी बातें आज के प्रियम्बल में नेहरू रिपोर्ट से ली गई हैं, उसका भी एक्सेप्टेंस नहीं था। भाई नेहरू रिपोर्ट हमने तैयार की, हमने एक संविधान बनाने की प्रस्तावना रखी आपके सामने और आप उसको रिजेक्ट कर रहे हैं, आप एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे। भाई आप कौन होते हैं एक्सेप्ट या रिजेक्ट करने वाले? हम अब आपकी आज्ञा का पालन ही नहीं करेंगे, हम तो करेंगे सीडीएम। ठीक है, ये कैसे हुआ? कैलकाटा सेशन से हुआ। ये बातें आपको ना याद रखनी है कि कौन सा मूवमेंट कौन से सेशन से किस साल शुरू किया गया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये माइन्यूट डिटेल्स हैं जो कि आपको पता होनी चाहिए। तो कैलकाटा सेशन से सीडीएम हमारा शुरू किया कांग्रेस ने। सी फॉर सीडीएम, सी फॉर कैलकाटा, ऐसे आप अल्फाबेटिकली याद रखो। तो अब क्या हुआ, दिसंबर 1928 की बात है। मोतीलाल नेहरू जी, जो कि जवाहरलाल नेहरू जी के पिताजी हैं, ये जो कि सीडीएम के इस पर्टिकुलर सेशन पर प्रिसाइड कर रहे थे, इन्होंने कहा कि ठीक है हम भाई लॉन्च करेंगे सीडीएम। तो नेहरू रिपोर्ट को जो है कांग्रेस ने तो अप्रूव किया पर गवर्नमेंट ने नहीं। अब कांग्रेस तो कर ही देगी क्योंकि भाई कांग्रेस पार्टी के ही किसी मेंबर ने बनाया है और यंगर जो एलिमेंट्स थे इसके अंदर कांग्रेस के, वो थोड़े से नाराज थे क्योंकि भाई नेहरू रिपोर्ट के अंदर बात की गई थी डोमिनियन स्टेटस की। और जो नेहरू जी थे हमारे, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस और सभी यंग लीडर्स, वो कहते थे कि डोमिनियन स्टेटस मत मांगो, बहुत देर से तुम लोग यही मांगे जा रहे हो इसलिए नहीं मिल रहा, मांगना ही है तो तुम मांगो पूर्ण स्वराज। कौन कह रहा है? जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, सत्यमूर्ति, ये सारे बड़े बड़े हमारे इंपॉर्टेंट जो जवान लीडर्स हैं, यंग ब्लड है कांग्रेस का, वो कहता है कि आपको अपना गोल पूर्ण स्वराज यानी कंप्लीट इंडिपेंडेंस रखना चाहिए, ना कि डोमिनियन स्टेटस। क्योंकि आप बार बार नेहरू रिपोर्ट में भी ये बात लिख करके ये कह रहे हो कि हमें सोवरेनिटी नहीं चाहिए, हमें संप्रभुता नहीं चाहिए, हम तो ब्रिटिशर्स के ही डोमिनियन बन करके खुशी खुशी जी लेंगे, हमें स्वराज में ही सब कुछ मिल जाएगा। जब हम ये कॉन्सेप्ट समझते हैं स्वराज का, तो आपको एक बात समझनी होगी यहाँ, ठीक है। स्वराज ये जो शब्द है इसका हर वक्त में, हर फेज में अलग अलग तरीके से इस्तेमाल किया गया है। हमारे देश के अंदर स्वराज का मतलब कई बार बदला है। देखिए सबसे पहले समझिए, जब कांग्रेस पार्टी नई नई बनी थी तो इन लोगों ने, जब एक्सट्रीमिस्ट आए थे तो उन्होंने स्वराज की डिमांड रखी थी। आपको याद होगा स्वराज या स्वराजिस्ट मूवमेंट भी हुआ था। तो इनिशियली ये स्वराज का जो एजेंडा था वो था स्वदेशी अपनाओ विदेशी भगाओ। ठीक है, चाहे वो सरकार के रूप में है, चाहे वो सामान के रूप में है, वस्तु है, मार्केट है, पैसा है, कुछ भी है। ठीक है, अब फिर बाद में ये जो स्वराज का मतलब है, ये स्वराज का मतलब बदला सेल्फ रूल के रूप में कि हमें डोमिनियन स्टेटस चाहिए। उसको ये लोग स्वराज कहते थे कि होम रूल, डोमिनियन स्टेटस या सेल्फ रूल। ठीक है, उसी का दूसरा नाम स्वराज रख दिया गया। तो स्वराज का मतलब था सेल्फ रूल, यहाँ पर स्वराज का मतलब सेल्फ रूल है, लेकिन ये स्वराज उस स्वराज से बिल्कुल अलग है जो मराठास के द्वारा दिया गया था। ठीक है, जो कि हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज के द्वारा दिया गया था, वो बिल्कुल अलग था। उसको भी समझो, जब आप मिडिवल इंडियन हिस्ट्री पढ़ोगे तो वहां भी ये कॉन्सेप्ट ऑफ स्वराज आपको दिखेगा। ठीक है, अखंड भारत का कॉन्सेप्ट दिखेगा जो कि मराठा अपने साथ लेके चलते थे। ठीक है, उसमें उनका क्या कहना था? उनका ये कहना नहीं था कि जो है किसी एक धर्म के लोगों के लिए हमें हिंदुओं को सबको साथ में ले जाना है या मुगलों के खिलाफ जाना है, ऐसा नहीं है। उनका जो स्वराज का कॉन्सेप्ट था वो ये था कि एक ऐसा अखंड भारत बनाया जाए जिसमें सब लोग मिल करके यूनिटी से एकजुट होकर के रूल करें और कोई भी विदेशी शक्ति, कोई भी फॉरेन पावर, क्योंकि उस समय में मुगल्स विदेशी शक्ति थे, है ना। मुगल्स जो है मराठा के लिए आउटसाइडर्स थे, राइट, जो दूसरे कल्चर से या दूसरी जगह से आए हुए लोग हैं और देश के अंदर बस गए हैं। तो वो जो स्वराज का कॉन्सेप्ट था उस समय में,
वो उस समय में अपना इंडियन किंगडम्स के रूल के बारे में था, ठीक है, जिसमें अपने सारे इंडियन किंगडम्स जो हिंदू रूलर्स हैं या जो इंडियन रूलर्स हैं उनका अपना कॉन्सेप्ट आगे बढ़े और अखंड भारत का निर्माण हो जाए, ठीक है, जहां पे भी हो सके वो अखंड भारत की एक स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ को लेकर के स्वराज आया था, ठीक है, ये एक कॉन्सेप्ट आपको समझना होगा। तो स्वराज अब ये नहीं मांग रहे, ये क्या कहते हैं कि भाई आप ये स्वराज की बातें खत्म करो और मांगो पूर्ण स्वराज, यानी कंप्लीट इंडिपेंडेंस, यानी कि आप पूरी तरीके से स्वतंत्रता की ही डिमांड करो, स्वराज को छोड़ो, स्वतंत्रता को पकड़ो, ठीक है। क्या ये ऐसा पकड़े जाएंगे, क्या ये ऐसा करेंगे? यस, अगले साल करेंगे, अभी नहीं। अभी क्या चल रहा है? 1928 चल रहा है, ये स्वराज जो है 1928 तक चला, ठीक है। लेकिन 1929 में जब पंडित जवाहरलाल नेहरू जी आएंगे तो ये कहेंगे कि अब तो पूर्ण स्वराज की डिमांड होगी, यानी 1929 से पूर्ण स्वराज शुरू हुआ था, ठीक है, अभी स्वराज ही चल रहा है। अब क्या हुआ कि गवर्नमेंट को कहा 1 साल का वक्त है आपके पास, ठीक है, कि आप जो है अग्री करें हमसे, या तो सीडीएम को फेस करेंगे, आप हमारी मांगे पूरे करें, या फिर आप जो है सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को फेस करेंगे। तो ये मूवमेंट जो है फेस किया गवर्नमेंट ने, क्योंकि देखो अंग्रेजी सरकार किसी भी बात को सिंसियरली तो लेती नहीं थी, वो तो इंडियंस या रूलर्स या इंडिया के जो भी लीडर्स थे, कुछ कोई कहता भी था तो वो उसको एक कान से सुन के दूसरे से निकाल देते थे, उनको कोई मतलब नहीं है। तो लाहौर कांग्रेस सेशन जब हुआ 1929 में, तो इसमें इस बार जवाहरलाल नेहरू ने प्रेसाइड किया। ये बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है, ये वही टाइम है जब पूर्ण स्वराज की बात होगी। तो ये कहाँ हुई है? लाहौर में हुई है। इस समय में कौन प्रेसाइड कर रहे हैं? जवाहरलाल नेहरू कर रहे हैं। ध्यान से देखिए, पहले कौन कर रहे थे? मोतीलाल नेहरू कर रहे थे। अब कौन कर रहे हैं? जवाहरलाल नेहरू कर रहे हैं, ठीक है। तो जवाहरलाल नेहरू क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं कि भाई हम राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को बॉयकॉट करेंगे। भाई तुम मीटिंग कर रहे हो टेबल पे बैठ के, हम तुम्हारे साथ टेबल पे नहीं बैठेंगे, विल नॉट सिट, विल नॉट नेगोशिएट विद यू, हमें नहीं तुम्हारे साथ कोई नेगोशिएशन करनी, और हमें स्वराज तो चाहिए ही नहीं भैया, हमें तो चाहिए पूर्ण स्वराज, स्वतंत्रता चाहिए, अब बहुत हो गया ड्रामा, ठीक है। और दूसरी चीज, कांग्रेस वर्किंग कमेटी जो है इसने कहा कि हम सीडीएम लॉन्च करेंगे जिसमें हम पेमेंट ऑफ टैक्सेस भी नहीं करेंगे। सरकार चलती कैसी है? सरकार को पैसा कैसे मिलता है? टैक्सेस से मिलता है। जब हम टैक्स ही नहीं देंगे तो सरकार काम कैसे करेगी? हो गया ना सिविल डिसोबीडियंस। तो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट मतलब तुम ये मत समझ लेना कि जैसे तैसे कोई आंदोलन हो रहा है, इसका मतलब है कि अब तुमको टैक्स नहीं मिलेगा, तुम्हारे पास टैक्स का कोई तरीका नहीं होगा, और अब तुमको अगर अपना खुद का सब कुछ चलाना है, ठीक है, तो तुम अपने आप चला लो फिर सरकार, और अपने आप तो सरकार चलती नहीं है बिना टैक्स के, राइट। तो ये हो गया। सारे जो मेंबर्स थे जिन्होंने भी लेजिस्लेचर में अपनी जगह बनाई थी, जैसा कि आपको याद है स्वराज पार्टी बनी थी और इन लोगों ने इलेक्शन लड़ा था, ये लोग जीते थे, इन सब ने कहा कि अब हम लोग रिजाइन कर रहे हैं, ठीक है, हम सरकार के अंदर आए तो थे, हमने सीटें जीती, हमने काम भी किया, पर अब हम रिजाइन कर रहे हैं, क्योंकि भाई हम जिस सरकार के खिलाफ हैं, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट कर रहे हैं, हम उसको क्यों माने, हम अपनी खुद की सरकार बना लेंगे, ठीक है। दूसरी बात, 26 जनवरी 1930 बहुत इंपॉर्टेंट ये दिन है, ठीक है, इसीलिए भारत की आजादी के बाद भी हम 26 जनवरी को ही अपना इंडिपेंडेंस डे मनाते थे। तो ये पहला जो इंडिपेंडेंस है, फर्स्ट इंडिपेंडेंस स्वराज डे जो है, वो ये पहली बार 26 जनवरी को ही बनाया गया था, ठीक है। तो इसीलिए 26 जनवरी की ही डेट को बाद में भी चुना गया, और इसी समय में हालांकि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन था, है ना, वो कॉन्स्टिट्यूशन तो हमारा पहले ही पास हो चुका था, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन पहले ही पास हो चुका था, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन को लागू करने के लिए बाद में आफ्टर इंडिपेंडेंस हमने 26 जनवरी की डेट को ही चुना था, बिकॉज ये वो पहला दिन था जब इंडिया ने फर्स्ट टाइम इंडिपेंडेंस मनाया था, आजादी बनाई थी, ठीक है, स्वराज डे हमने मनाया था। तो स्वतंत्रता का ये पहला दिन हमने डिक्लेयर करके किया। ऐसा पहले अमेरिका में भी हुआ है, ठीक है, जब अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस चल रही थी और अमेरिका ब्रिटेन से छुटकारा चाहता था, तो अमेरिका ने भी ऐसे ही आजादी की लड़ाई लड़ी थी, और अंत में उन्होंने फिर कहा कि हम 4 जुलाई को अपना खुद ही इंडिपेंडेंस मना लेंगे, और अब हम मान लेंगे कि हम इंडिपेंडेंट हो गए, हमें तुमसे नहीं अप्रूवल चाहिए,
हमें ब्रिटिशर्स से कोई अप्रूवल नहीं चाहिए, हम अपने आप अपने इंडिपेंडेंस मना लेंगे। तो ऐसा ही इंडिया के लोगों ने भी किया। कब किया था? 26 जनवरी 1930 को किया था। अब आपको मुझे बताना है एक छोटा सा आंसर कमेंट्स में, रिपब्लिक डे और इंडिपेंडेंस डे में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, बहुत आसान है, लेट्स सी कौन सही आंसर देता है। जितना डिटेल में आप दे सकते हो कमेंट्स में लिखना, रिपब्लिक डे और इंडिपेंडेंस डे में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, लेट्स सी कौन सही आंसर देगा। अब पॉलिटिकल एक्टिविटी की बात करते हैं। ड्यूरिंग 1929 जब ये लाहौर कांग्रेस सेशन हुआ, उसके बाद का जो समय है, इस समय में क्या चल रहा है इसको देखो। इस समय में गांधी जी पूरे इंडिया में टूर करते हैं और कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने ऑर्गेनाइज किया फॉरेन क्लोथ बॉयकॉट कमेटी, यानी विदेशी भगाओ का पूरा एक एजेंडा रेडी कर लिया गया कि भाई फॉरेन क्लोथ बॉयकॉट कमेटी होगी जो कि फॉरेन कपड़े प्रयोग ना करे कोई, इसको इंश्योर करेगी। ठीक है, और तो और फॉरेन जो कपड़े अगर कहीं पे मान लो कि कोई यूज कर भी रहा है तो उसको एनकरेज करेंगे कि भाई विदेशी भगाओ और स्वदेशी अपनाओ, स्वदेशी को लेकर के आओ। तो जो सारे डेवलपमेंट्स हैं इसमें बहुत सारे हैं, जैसे कि मेरठ का कॉन्स्पिरेसी केस हुआ, बॉम्ब एक्सप्लोजन हुआ सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में भगत सिंह के द्वारा और बीके दत्त के द्वारा, माइनॉरिटी लेबर गवर्नमेंट जो है वो मैकडोनल्ड की जो सरकार है वो आ गई थी ब्रिटेन में। ठीक है, और इसमें वेजवुड बेन भी थे जो कि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया बन गए हैं। तो आप ये देख सकते हैं कुछ ऐसे बहुत बड़े चेंजेस हो गए हैं जिसकी वजह से सब कुछ ट्रांजिशन में आ जाएगा। ठीक है, और ये सारा तो मैंने आपको समझा ही दिया था भगत सिंह के द्वारा, और जिस बॉम्ब एक्सप्लोजन और कॉन्स्पिरेसी जो भी हुई थी वो तो हमने पिछले क्लास में पढ़ लिया है। तो मुझे लगता है कि आप सारे सेशंस को बहुत अच्छे से देख रहे हैं, लेकिन प्लेलिस्ट में सब कुछ है, अगर कभी भी कुछ मिस हो जाए तो आप अपडेट करके उसको देख सकते हैं। राइट, ये पॉलिटिकल एक्टिविटी हमारी हो चुकी थी। अब क्या हुआ, इरविन ने डिक्लेरेशन दिया, क्योंकि जब फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ और गांधी जी नहीं गए तो इरविन को लगा, लॉर्ड इरविन को, वॉइसरॉय को लगा कि भाई कुछ तो करना पड़ेगा और कुछ ना कुछ ऐसा होना चाहिए जिससे कि इंडियंस का पार्टिसिपेशन भी हो। हम मीटिंग करें, हम बातें करें और हमारी मीटिंग से कुछ निकले ही ना, है ना, हमें कोई सुनने वाला नहीं, हमसे कोई बात करने वाला नहीं, तो ऐसी मीटिंग का क्या फायदा। मीटिंग का फायदा तो तभी है जब हमारे साथ मिलकर के आमने सामने जो भारत के लोग हैं वो बात करेंगे, तभी तो कुछ होगा, इससे निकलेगा। तो 31 अक्टूबर 1929 को इरविन डिक्लेरेशन हुआ। जॉइंट एफर्ट आए लेबर गवर्नमेंट के और कंजर्वेटिव वॉइसरॉय के। ठीक है, इन्होंने क्या कहा कि भाई हम ये लोग ना थोड़े से, आप ये माने कि जो लेबर गवर्नमेंट है यानी लेबर पार्टी है ब्रिटेन की, ये थोड़ा प्रो इंडियन थी, जो कि इंडिया के लोगों की थोड़ी सुनते थे। ठीक है, और जो कंजर्वेटिव वॉइसरॉय हैं वो है इरविन, जो कि बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट है। ठीक है, वो जल्दी मतलब डगमगाते नहीं थे। अब क्या हुआ, इन्होंने कहा कि हमारा गोल है कि हम रिस्टोर करें द फेथ इन द अल्टीमेट गोल ऑफ ब्रिटिश पॉलिसी। मतलब कि भारत के लोगों को कहीं ना कहीं ब्रिटिशर्स के ऊपर थोड़ा संदेह है और उनको ये विश्वास नहीं है कि क्या ब्रिटिशर्स उनके लिए सही रूल करेंगे या नहीं करेंगे, कैसा करेंगे। तो कहीं ना कहीं जो विश्वास है वो हिल गया है, विश्वास डगमगा गया है। ठीक है, तो इस विश्वास को दोबारा कायम करने के लिए हम चाहते हैं कि भारत की जनता के साथ हम बैठें और बात करें। ठीक है, ताकि उनको जो अल्टीमेट गोल है वो समझाया जा सके कि ब्रिटिशर्स आपका अच्छा सोचते हैं, आपके लिए बढ़िया प्लान कर रहे हैं, सब ठीक हो जाएगा, सब बढ़िया रहेगा। तो कहीं ना कहीं आप ये मान के चलिए कि एक एक स्ट्रैटेजी है, ठीक है, या कह सकते हैं आप कॉन्स्पिरेसी है, षड्यंत्र है जो कि ब्रिटिशर्स रच रहे हैं। वो क्या सोच रहे हैं कि भारत की जनता को अगर ऐसा विश्वास दिलाया जाए कि उनके लिए ब्रिटिश साम्राज्य अच्छा है और ब्रिटिश साम्राज्य का जो एक बहुत बड़ा बिग गोल है उसके अंदर वो कंट्रीब्यूट करेंगे। ठीक है, ब्रिटिशर्स के साथ वो इंडियंस कंट्रीब्यूट करेंगे। तो ऐसा अगर हम समझाएंगे तो भारत के लोग कोई प्रोटेस्ट, कोई मूवमेंट, कोई आंदोलन नहीं करेंगे। राइट, तो ऐसा सोच के इन्होंने कहा कि ये हमारा गोल है और इरविन ने प्रॉमिस किया कि हम आपको डोमिनियन स्टेटस भी बहुत जल्द दे देंगे। ठीक है,
तो जवाहरलाल नेहरू ने कहा और कांग्रेस ने कि अब क्या दोगे तुम डोमिनियन स्टेटस, अब तो हमें डोमिनियन स्टेटस चाहिए ही नहीं, यानी स्वराज तो अब हमें नहीं चाहिए ना, अब हमें सेल्फ रूल नहीं चाहिए, अब तो हमको पूर्ण स्वराज चाहिए। तुम स्वराज की बात कर रहे हो, हम तो पूर्ण स्वराज की बात कर रहे हो, तुम आधे अधूरे की बात कर रहे हो, हम पूरे की बात कर रहे हैं, हमें तो पूरा चाहिए, पूर्ण स्वराज चाहिए। तो ये जो है इरविन ने प्रॉमिस किया कि हम जो है डोमिनियन स्टेटस बहुत जल्दी देंगे, लेकिन इट वुड नॉट बी एन अवेलेबल फॉर अ लॉन्ग टाइम, इट वुड बी अनअवेलेबल फॉर अ लॉन्ग टाइम, मतलब कि कुछ समय के लिए ये अनअवेलेबल रहेगा। और अभी जो है प्रॉमिस करके ये कह दिया गया कि दिस इज समथिंग जो कि हम देखेंगे हैं करेंगे। तो नेहरू जी का यही मानना था कि तुम दो ना दो, तुम बाद में दो, अभी दो, देखो सोचो, हमने अपनी तरफ से तो पूर्ण स्वराज को डिक्लेयर कर दिया है और हम जब भी लेंगे तो अब पूर्ण स्वराज ही लेंगे, डोमिनियन स्टेटस के बारे में कोई बात हम नहीं करेंगे। ठीक है, ये करेक्शन कर लेना। इरविन ने प्रॉमिस किया था कि फॉर अ लॉन्ग टाइम अभी डोमिनियन स्टेटस अवेलेबल नहीं होगा, लेकिन बाद में कोशिश की जा सकती है। तो इसमें एक और बात की गई कि राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो है साइमन कमीशन के बाद उसकी रिपोर्ट सबमिट करने के बाद किया जाएगा, जिसमें हम टेबल पे बैठ के बातचीत करेंगे। तो इरविन ने ये पहले ही डिक्लेयर किया था और राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस इन्होंने किया भी, लेकिन इंडियंस ने मतलब नॉट इंडियंस, सभी नहीं थे, सिर्फ कांग्रेस पार्टी ने पार्टिसिपेट नहीं किया, जबकि और दूसरी पार्टीज ने पार्टिसिपेट किया है। ऐसा नहीं है कि राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में कोई गया ही नहीं, गए थे लोग, लेकिन कुछ रिजल्ट नहीं निकला, क्योंकि मेन इंडिया को रिप्रेजेंट करने वाली अगर कोई पार्टी थी तो वो कांग्रेस पार्टी थी। ठीक है, तो अब दिल्ली मैनिफेस्टो आया, दिल्ली मैनिफेस्टो आया था 2 नवंबर 1929 को, यानी आप ये मान के चले ये वो समय है जब पूर्ण स्वराज की आग लगी हुई है। तो यहाँ पे कंडीशन क्या थी, अटेंड करने की कंडीशन थी कि हम अगर राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में जाएंगे तो हमारी क्या कंडीशन है, हमारी क्या मांगे हैं। ठीक है, तो दिल्ली मैनिफेस्टो आया, ये मैनिफेस्टो एक घोषणा पत्र था। इसमें राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का पर्पस जो है वो ये नहीं होना चाहिए कि क्या डोमिनियन स्टेटस इंडिया को मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए। ठीक है, पहली बात तो कांग्रेस पार्टी क्या चाहती है कि हमें राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में क्यों आना है। पहले तो आप ये बताओ कि क्यों कर रहे हो ये कॉन्फ्रेंस, आप ये मीटिंग किस गोल को अचीव करने के लिए कर रहे हो, क्योंकि आप कहते हो एक तरफ तो अभी लॉन्ग टाइम के लिए अनअवेलेबल रहेगा डोमिनियन स्टेटस, है ना, बाद में देखेंगे। तो बाद में देखेंगे तो क्या देखेंगे, पहली बात तो आप डोमिनियन स्टेटस के बारे में बात ही मत करो, क्योंकि हमें डोमिनियन स्टेटस की कोई बात करनी ही नहीं है। तो आप अगर ये मीटिंग करने के लिए बैठने वाले हो कि डोमिनियन स्टेटस इंडिया को चाहिए या नहीं चाहिए, तो हम इस मीटिंग में नहीं आएंगे, क्योंकि हमें अब डोमिनियन स्टेटस से कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है, तो ये चीज हो गई पहली बात। ठीक है, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का पर्पस ये नहीं होना चाहिए कि डोमिनियन स्टेटस इंडिया को मिलेगा या नहीं, बल्कि ये होना चाहिए कि कैसे भारत का एक संविधान बनाए। ठीक है, कैसे हम भारत का एक संविधान बनाए और हम क्या करेंगे संविधान में आगे, कैसे भारत के लोगों को एक बड़े लेवल पर संविधान की प्राप्ति होगी, इसकी बात हो। ये नहीं कि हम क्या करें, कैसे जो है डोमिनियन स्टेटस लाएं, कैसे हम उसका कॉन्स्टिट्यूशन लाएं कि भाई डोमिनियन स्टेटस इंप्लीमेंट हो जाएगा। नो, डोमिनियन स्टेटस से रिलेटेड कोई कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बनेगा, डोमिनियन स्टेटस से रिलेटेड कोई बात नहीं होगी, डोमिनियन स्टेटस से रिलेटेड कोई रूल रेगुलेशन हमको नहीं चाहिए, हमें डोमिनियन स्टेटस से रिलेटेड कुछ भी नहीं चाहिए। हमें तो चाहिए क्या, हमें ये चाहिए कि आप पहले अपना पर्पस बताओ। ठीक है, हमें अपना संविधान बनाना है, हमने नेहरू रिपोर्ट दी आपको, आपने रिजेक्ट कर दिया। ठीक है, ये गलत बात है। तो कांग्रेस जो है वो चाहती थी कि हमें मेजॉरिटी मिले रिप्रेजेंटेशन में, और तो और राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जब होगा तो उसमें जो हमारे पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं, ठीक है, उनके खिलाफ आपने जिस तरीके से हार्श बिहेवियर रखा है वो नहीं रखोगे आप पॉलिसी ऐसी लाओगे रिकॉन्सिलेटरी, मतलब अच्छे से उन पॉलिटिकल प्रिजनर्स को छोड़ा जाएगा। बहुत लोगों को बंदी बनाया गया है, बहुत भारतीय जो है वो परेशान है, आप उनको ऐसे जो है बंदी नहीं बनाएंगे, उनकी तरफ नई पॉलिसी लाएंगे। और इरविन ने इन डिमांड्स को जब सुना तो इरविन ने इसे रिजेक्ट कर दिया। इरविन ने बोला नहीं, हम तो आपकी ये सारी बातें नहीं मान रहे हैं। ठीक है, हम राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस की मीटिंग में क्या करेंगे, क्यों करेंगे, डोमिनियन स्टेटस के बारे में क्या होगा,
ठीक है, क्योंकि डोमिनियन स्टेटस तो लंबे समय तक इरविन देना चाहते ही नहीं थे। तो उन्होंने पहले ही कह दिया कि हम तुम्हारे डिमांड्स को नहीं मानते। तो ये दिल्ली मैनिफेस्टो आया तो था, पर ये किसी काम का नहीं था। अंत में अब गांधी जी को लगा कि कोई कुछ समझ नहीं पा रहा है और हम किसी एंड में नहीं पहुंच रहे हैं, मतलब हमें कुछ सिक्योर नहीं हो रहा है इन चीज़ों से, तो गांधी जी ने 11 पॉइंट्स दिए, ठीक है, गवर्नमेंट के सामने कि देखो ये सब चीज़ें अगर हमारी फुलफिल होती हैं, तो आगे का हमारा स्टेप इजीली इम्प्लीमेंट हो पाएगा। तो गांधी जी के 1930 में, जनवरी 1930 में 11 पॉइंट्स आए। बाय दिस टाइम ऑलरेडी हम लोग जो पूर्ण स्वराज है उसकी डिक्लेरेशन कर चुके थे। कांग्रेस की तरफ से पूर्ण स्वराज की बात क्लियर हो चुकी थी। गांधी जी कांग्रेस को हेड कर रहे थे, तो ये बात क्लियर थी कि अब तो पूर्ण स्वराज ही एक मुद्दा है, डोमिनियन स्टेटस नाम का तो कोई मुद्दा अब है ही नहीं, राइट। तो कांग्रेस की तरफ से डोमिनियन स्टेटस का मुद्दा खत्म हुआ। गांधी जी ने कहा कि आप सबसे पहले, सरकार जो है, सबसे पहले अंग्रेजी सरकार को क्या करना है कि जो आर्मी पे और सिविल सर्विसेज पर आप एक्सपेंडिचर कर रहे हो, ठीक है, नए नए सैनिक भर्ती कर रहे हो और अपने अफसरों को मोटा पैसा खिला रहे हो, उनकी सैलरी इतनी ज्यादा है, ये खर्चा आप 50% कम करो। बहुत ज्यादा खर्चा हो रहा है, इसका खर्चे का सारा बर्डन किस पे आता है? आम जनता पे आता है, गरीब जनता पे आता है। जनता पहले ही गरीब है, जनता पहले ही परेशान है, उस गरीब जनता पर अगर आप ऐसे टैक्सेस लगा लोगे तो दिक्कत हो जाएगी। दूसरा, टोटल प्रोहिबिशन को इंट्रोड्यूस करें, ठीक है, और तो और रिफॉर्म करें सीआईडी, यानी कि क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट को। क्या क्राइम कब कौन कर रहा है, आपके हिसाब से कोई क्रिमिनल है, पर हो सकता है दूसरे के हिसाब से ना हो, है ना। आप तो फ्रीडम फाइटर को भी क्रिमिनल कह देते हो। दूसरा, जो आर्म्स एक्ट है, इसमें आपने लोगों को किसी भी तरीके के हथियार रखने से मना किया है, तो भारत के लोगों के ऊपर ये सारे आपने रिस्ट्रिक्शंस लगाए हैं, इसको भी आप दोबारा से चेंज करें और आप पॉपुलर कंट्रोल जो है उसको, ऑफ इशू ऑफ फायर आर्म्स लाइसेंसेस, उसको अलाउ करें। और तो और थोड़ा इसमें चेंजेस लाएं आर्म्स एक्ट में, पॉलिटिकल प्रिजनर्स को छोड़ें, पोस्टल रिजर्वेशन बिल को मान लें, ठीक है, रुपी स्टर्लिंग एक्सचेंज रेशियो जो है 1:4D जो है, उसको आप जो है रिड्यूस करें, मतलब भारत के करेंसी की वैल्यू उनके जो ब्रिटेन की करेंसी के मुकाबले थी, वो बहुत कम थी वैल्यू, तो उस वैल्यू को ये कह रहे हैं कि ये जो डिफरेंस है ये बहुत ज्यादा हो रहा है, इस डिफरेंस को आप कम करें, इसका रेशियो कम करें, इंडियन टेक्सटाइल को प्रोटेक्ट करें, प्रोटेक्टिव टैरिफ लगाएं, कोस्टल शिपिंग के बारे में भी इन्होंने कहा कि आप इस पे टैरिफ कम लगाएं, इस पे प्रोटेक्शन की बात की गई, ताकि हमारा जो डोमेस्टिक मार्केट है, हमारे जो गुड्स हैं, हमारा जो बिजनेस है, वो सिक्योर हो सके। रिजर्व कोस्टल शिपिंग फॉर इंडियन स्पेसिफिक फीस एंड डिमांड्स, यानी कि जो कोस्टल शिपिंग होती है वो भारत के ही स्पेसिफिक फीस एंड डिमांड्स के हिसाब से रिजर्व होनी चाहिए, और लैंड रेवेन्यू भी 50% कम होना चाहिए, सॉल्ट टैक्स कम होना चाहिए, बल्कि अबॉलिश होना चाहिए। और गवर्नमेंट ने जिस तरीके से सॉल्ट मोनोपोली कर रखी है नमक के ऊपर, वो ऐसा ना करे, क्योंकि देखो भारत के पास एक बहुत बड़ी कोस्टल लैंड है, भारत के लोग अपना खुद का नमक बना सकते हैं, हमें बाहर से बनाया हुआ नमक इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं है। नमक एक बेसिक नीड है, सभी को चाहिए, तो आप उसको जो है किसी भी तरीके से अ, थोपिए मत, है ना, थोपने वाली बात नहीं होनी चाहिए। तो ये गांधी जी के 11 पॉइंट्स थे, ठीक है। तो कांग्रेस के द्वारा ये सारी चीजें क्लियर हो गई, लेकिन गवर्नमेंट ने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। तो फिर सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट शुरू हुआ। गांधी जी ने बोला कि देखो मेरी बात तो कोई सुन नहीं रहा, है ना, मैंने 11 पॉइंट्स भी दे दिए, हमने जो है राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में भी जाने से मना कर दिया, हमने जो भी डिमांड्स मांगी कि राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में आप डोमिनियन स्टेटस की बात मत करो, इरविन जी ने वो भी रिजेक्ट कर दिया। तो भाई कोई दिख नहीं रहा था सॉल्यूशन और ऑप्शन, तो गांधी जी ने अपना सीडीएम शुरू किया। सीडीएम यानी कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट शुरू किया, सभी ने अवज्ञा आंदोलन शुरू किया। तो सभी ने अवज्ञा आंदोलन को शुरू करने के लिए गांधी जी ने डांडी मार्च का सहारा लिया। तो डांडी मार्च से ही सभी ने अवज्ञा आंदोलन शुरू होता है। क्यों? क्योंकि डांडी एक कोस्टल टाउन है जहाँ पे गांधी जी जाएंगे, अपने आश्रम से निकलेंगे और जहाँ पहुंचेंगे, और डांडी पहुंच के वो नमक बनाएंगे, अपना खुद का सॉल्ट बनाएंगे, जो दिखाता है कि हम
जो गवर्नमेंट की मोनोपोली है ना, गवर्नमेंट अबॉलिश नहीं कर रही थी अपनी सॉल्ट मैन्युफैक्चरिंग की मोनोपोली, खुद अपना नमक आप बना नहीं सकते थे भारत के लोग, तो भारत के लोग अब अपना नमक बना रहे हैं क्योंकि गवर्नमेंट का लॉ हम तोड़ रहे हैं। और ऐसे ही हम बाकी सारे कानून भी जो सरकार के द्वारा बनाए गए हैं, अंग्रेजों के द्वारा बनाए गए हैं, उसको तोड़ते जाएंगे और एक-एक करके सारे हम कानून तोड़ देंगे। ये गांधी जी का प्लान था। ठीक है? तो सबसे पहले नमक बनाने के कानून से इसकी शुरुआत हुई और जैसे गांधी जी ने नमक बनाया, दांडी मार्च करके दांडी पहुंचे और नमक बनाया, वैसे ही बाकी सभी कोस्टल टाउन्स में भी, ठीक है, तमिलनाडु में या बाकी सारे जितने भी हमारे कोस्टल स्टेट्स हैं उनमें भी नमक बनाया गया। और जहां पर कोस्टल एरिया नहीं है, जिन स्टेट्स के अंदर की कोई कोस्टल लैंड नहीं है जहां से आप नेचुरल सॉल्ट बना सको, उन लोगों ने दिखाने के लिए, डेमोन्स्ट्रेशन के लिए कोई तालाब जैसा बना लिया लेक का और वहां पे जो है नमक बनाया। ठीक है, ऐसे ही डिमॉन्स्ट्रेट करने के लिए, जस्ट टू एक्ट, सो दैट वो दिखा सकें कि हम सारे लोग गांधी जी के साथ हैं। समझे? तो हर जगह बहुत सारे लीडर्स ने नमक बनाया। तो ये जो नमक का कानून है उसे तोड़ा गया, जिसे हम सीडीएम, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का एक बहुत बड़ा हिस्सा मानते हैं, स्टार्टिंग पॉइंट मानते हैं। तो सीडीएम, द सॉल्ट सत्याग्रह, और ये दूसरे अवसर शुरू हुए दांडी से। दांडी मार्च 12 मार्च को शुरू हुआ है, इसीलिए इसको दांडी मार्च कह रहे हैं। 12 मार्च से 6 अप्रैल के बीच में ये हुआ, 1930 में ये हुआ। तो गांधी जी ने वॉइसरॉय को बताया कि उनका क्या प्लान ऑफ एक्शन है, कैसे वो दांडी जाएंगे और नमक बनाएंगे। गांधी जी इन्फॉर्म कर देते थे कि देखो भैया, हम तो ये करने वाले हैं, रोकना है तो रोक लो, जो करना है कर लो, हमने तो ये लॉन्च कर दिया है अपना मूवमेंट। तो सुभाष चंद्र बोस जो हैं, उन्होंने सॉल्ट मार्च को नेपोलियंस मार्च से कंपेयर किया था, जो एल्बा से पेरिस तक हुआ था। तो ये बात प्रीलिम्स के लिए आप याद रखेंगे, इसे लिख लीजिए। और गांधी जी के साथ थे उनके 78 फॉलोअर्स, ठीक है, जो कि उनके साथ साबरमती आश्रम से गए थे, हैं, और वहां से जाकर के इन्होंने दांडी तक यात्रा की थी। तो साबरमती आश्रम जो है, यहाँ गांधी जी का मेन आश्रम था, यहीं वो रहते थे। और इनके जो है अहमदाबाद के हेडक्वार्टर से निकल के गांव-गांव घूमते हुए 240 माइल्स की यात्रा इन्हें तय करनी थी और उसके बाद वहां से इन्हें दांडी पहुंचना था, दांडी जाकर के इन्हें नमक बनाना था। ठीक है, तो गांधी जी के कुछ इंस्ट्रक्शंस थे कि पहला तो सिविल डिसोबीडियंस जहां भी पॉसिबल हो, वो सॉल्ट लॉ का शुरू होना चाहिए, यानी जहां जहां जिन जिन राज्यों में आप हैं, वहां आप अपना नमक बनाइए। और फॉरेन लिकर या फॉरेन जो क्लोथ के शॉप्स हैं, उनको आप पूरी तरीके से पिकेट कीजिए, उनके खिलाफ रहिए, प्रोटेस्ट कीजिए। कोई भी विदेशी शराब, विदेशी कपड़े की दुकान के सामने आपको प्रोटेस्ट करना चाहिए। और हम जो है टैक्स नहीं करने देंगे पे, ठीक है, अगर आपके पास स्ट्रेंथ है, अगर आप रेजिस्ट कर सकते हो, इफ पॉसिबल, तो कोशिश करो कि आप टैक्स ना दो, जितना हो सके आप दबाव झेलने के लिए तैयार रहें। और तो और लॉयर्स अपनी प्रैक्टिस छोड़ दें, पब्लिक लोग जो है अपने लॉ कोर्ट्स को बॉयकॉट करें, ठीक है, और कोई ऐसा लिटिगेशन कानून चल रहा है अगर, तो आप उसको ना माने। ठीक है, जब सरकार के बनाए हुए कानून, सरकार का बना हुआ लॉ कोर्ट खाली हो जाएगा और कोई उसे मानेगा ही नहीं, तो गवर्नमेंट को कोई ऑप्शन नहीं बचेगा। गवर्नमेंट के जो सर्वेंट्स हैं, ऑलरेडी जब कोई काम कर रहे हैं, सरकारी जो कर्मचारी हैं वो रिजाइन कर दें, और लोकल लीडर्स जो हैं वो गांधी जी के अरेस्ट के को आफ्टर गांधीज अरेस्ट वो ओबे करें लोकल लीडर्स को। मतलब लोगों को ये पता होना चाहिए कि गांधी जी का तो अरेस्ट हो ही जाएगा, है ना। गांधी जी को भी ये बात पता थी कि भाई मैं कोई कानून तोड़ रहा हूँ तो जैसे मेरे पास अधिकार है ना, प्रोटेस्ट कर रहा हूँ, आवाज उठा रहा हूँ, वैसे ही सरकार के पास भी अधिकार है कि वो मुझे फिर जेल में डालेगी। तो जब मेरे को अरेस्ट करेंगे तो मेरे पीछे से जो लोग हैं वो परेशान ना हो, क्योंकि उनके जगह पर जो उनका लोकल लीडर है, वो लोकल लीडर उनके लिए गांधी जी की तरह है। वो उनको समझाएगा, रास्ता दिखाएगा कि क्या करना है, क्या नहीं करना है। तो ऐसा करके गांधी जी ने एक पूरा बैकग्राउंड प्रिपेयर कर दिया। ठीक है, लोगों के लिए एक बैकग्राउंड प्रिपेयर कर दिया कि ऐसा-ऐसा आपने करना है, इस तरीके से आपने चलना है। ये गांधी जी ने अपने इंस्ट्रक्शंस भी दे दिए और सॉल्ट लॉ को, ठीक है, सॉल्ट लॉ को बहुत ज़्यादा स्प्रेड किया गया। ये डिसोबीडियंस हर जगह हुआ। गांधी जी का अरेस्ट हुआ 4 मई को 1930 को,
जब उन्होंने अनाउंस किया था कि वो रेड करने वाले हैं धरसाना सॉल्ट वर्क्स को ऑन द वेस्ट कोस्ट, ठीक है, ये करने वाले थे। दांडी मार्च के बाद इन्होंने ये प्लान किया था, तो गांधी जी का अरेस्ट हो गया। और जो कांग्रेस वर्किंग कमेटी है, उन्होंने कहा कि अब तो हम कोई रेवेन्यू भी नहीं देंगे, रैयतवाड़ी एरियाज में जो चौकीदार टैक्स है वो भी नहीं देंगे जमींदारी एरियाज में, और फॉरेस्ट लॉ जो सेंट्रल प्रोविंसेस के हैं उनको भी तोड़ेंगे। तो ये सारा सत्याग्रह शुरू हुआ हर जगह, हर एक स्टेट में। जैसे तमिलनाडु में सी राजगोपालाचारी ने भी ऐसा ही किया था। तिरुचिरापल्ली से वो वेदरानियम गए ऑन द तंजौर कोस्ट, और 1930 अप्रैल 1930 में उन्होंने सॉल्ट लॉ को ब्रेक किया। केरला में भी ऐसे ही के केलापन ने सॉल्ट मार्च को ऑर्गेनाइज किया। एक नायर कांग्रेस लीडर थे ये, जो कि वाइकोम सत्याग्रह के लिए जाने जाते हैं। उड़ीसा में सॉल्ट सत्याग्रह सक्सेसफुल रहा। कोस्टल डिस्ट्रिक्ट ऑफ बालासोर, कटक, पुरी, सब जगह गांधीयन लीडर्स थे, जैसे कि गोपाल बंधु चौधरी एक इनके बहुत बड़े लीडर थे उड़ीसा के, जिन्होंने सॉल्ट लॉ को ब्रेक किया। तो हर जगह लोगों ने ये सब किया। असम में भी मई 1930 में सक्सेसफुली स्टूडेंट स्ट्राइक हुआ था। कनिंगम सर्कुलर के खिलाफ हुआ था। लॉर्ड कनिंगम ने एक जो सर्कुलर लाया था, इसमें क्या था कि स्टूडेंट को पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन से रोका जा रहा था। तो चंद्र प्रभा साइकेनी और बहुत सारे दूसरे लीडर थे, वो इंसाइट करते हैं कछारी विलेजेस में कि वो लोग सारा ब्रेक करेंगे फॉरेस्ट लॉ को, और असम कांग्रेस लीडरशिप के लिए उनको डिनाई भी किया गया था। बट समहाउ इन्होंने मैनेज किया लोगों को इंस्टिगेट करने के लिए। पेशावर में गफ्फार खान, जिन्हें बादशाह खान या फ्रंटियर गांधी के नाम से भी जाना जाता है, उन्होंने पहला पुश्तो पॉलिटिकल मंथली पुख्तून नाम से चलाया, और इसमें ये आर्टिकल छापते थे बहुत सारे। और ऑर्गेनाइज किया इन्होंने एक वॉलंटियर ब्रिगेड, जो कि इनकी पूरी एक सेना थी छोटी सी, जिसे रेड शर्ट्स कहते थे। और ये सारे लोग मतलब इनके साथ लड़ने के लिए, मिटने के लिए तैयार रहते थे। हालांकि ये बिल्कुल नॉन वायलेंस फॉलो करते थे, बट इन्होंने एक तरीके से अपनी मसल स्ट्रेंथ को बढ़ाया। धरसाना में सरोजनी नायडू, इमाम साहेब और मनीलाल, जो कि गांधी जी के बेटे थे, वो गए। उन्होंने, क्योंकि गांधी जी ने तो बोला ही था कि मैं जाऊंगा धरसाना, लेकिन गांधी जी अरेस्ट हो गए। तो गांधी जी के अरेस्ट के बाद यह काम उनके बेटे ने, और उनके साथ सरोजनी नायडू, इमाम साहेब और सारे लोग गए। और उन्होंने, जो कि रेड था धरसाना सॉल्ट वर्क का, वो मई 21 1930 को किया। और बादला में, बॉम्बे में, कर्नाटका, जो कि सानीकट्टा सॉल्ट वर्क्स का एरिया था वहां, आंध्र प्रदेश में मिदनापुर, बालासोर, पुरी, कटक में, हर जगह लोगों ने सॉल्ट सत्याग्रह को फॉलो किया, अपना नमक बनाया और इस कानून को तोड़ा। इस तरीके से सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट हुआ। जब ये सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट सब जगह चल रहा था, तो महाराष्ट्र और कर्नाटका में भी फॉरेस्ट लॉ ब्रेक किए जा रहे थे, कि भाई जैसे जंगलों में लोगों को घुसने नहीं देते थे, लकड़ियां नहीं इकट्ठा करने देते थे, जानवरों को चराने नहीं देते थे। तो जो ग्रेजिंग एंड टिम्बर रेस्ट्रिक्शंस थे, कि टिम्बर की लकड़ी आप नहीं उठा सकते हो, तो उसको तोड़ा गया और कहा गया कि नहीं, हम पब्लिक सेल जो है इलीगली फॉरेस्ट प्रोड्यूस का जो होता है, वो लोगों ने कहा कि भाई इट वाज पब्लिक सेल ऑफ इलीगली ऑब्टेन्ड फॉरेस्ट प्रोड्यूस, मतलब पब्लिकली उसको जो सेल कर रहे हैं, ठीक है, जो इलीगली मिलता था प्रोडक्ट उनको, इलीगल इसीलिए क्योंकि देखो कानून था कि आप ऐसे लकड़ी नहीं उठा सकते हो। तो इस तरीके से ये सारे लोगों ने करके लॉ को ब्रेक किया। और यूपी के एरिया में इन यूनाइटेड प्रोविंस नो रेवेन्यू कैंपेन हुआ, कि हम जो है कोई किसी को कोई टैक्स नहीं देंगे। जो मतलब जमींदार थे उन्होंने भी कहा कि हम गवर्नमेंट को रेवेन्यू नहीं देंगे। मणिपुर और नागालैंड में बहुत इंपॉर्टेंट है रानी गेदिनलुई। ये एक नागा स्पिरिचुअल लीडर थी, जिन्होंने अपने कजन हाइपू जोदोनंग को फॉलो किया और उनके साथ मिलकर के ही सारी चीजें सीखी। तो ये क्या है, ये मणिपुर वाले एरिया में इनका जन्म हुआ था, और इन्होंने रिवोल्ट लड़ा था अगेंस्ट द फॉरेन रूल एट द एज ऑफ 13, और फिर बाद में इनको जेल भी हो गई थी। आफ्टर इंडिपेंडेंस इनको छुड़ाया गया था। कृष्ण पिल्लई सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के समय में नेशनल फ्लैग को जो है फहराते हैं, और उस समय उन पे बहुत लाठीचार्ज हुई थी इन द कैलिकट बीच ऑन 11 नवंबर 1930, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट एक स्ट्रगल है। तो ये देख सकते हैं आप, ये सारे नाम, ये सारे एरियाज हमारे सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट से जुड़े हुए हैं। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, गवर्नमेंट ने सबको पकड़ा, लाठी चार्ज की, जेल में बंद किया, खूब मारा पीटा,
और बहुत ज्यादा गवर्नमेंट ने गलत हार्श तरीके से स्टेप्स उठाए। ठीक है, तो जुलाई 1930 में इरविन ने सजेस्ट किया राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। इन्होंने कहा कि भाई हम जो है अपना डोमिनियन गोल लेकर के चलेंगे और हम जो है सप्रू एंड जयकर सजेशंस को भी देखेंगे, कुछ जो इनको सजेशंस वगैरह मिले हुए थे कुछ चेंजेस के लिए, पॉसिबिलिटी देखेंगे पीस बिटवीन कांग्रेस एंड गवर्नमेंट कैसे आ सकती है। तो 1930 में मोतीलाल और नेहरू दोनों ही गांधी जी से मिले यरबदा जेल में और उन्होंने एक सेटलमेंट के बारे में सोचा कि क्या करें। 3 डिमांड थी। पहला, राइट ऑफ सेसेशन फ्रॉम ब्रिटेन, कि अगर डोमिनियन स्टेटस मान लो मिल भी जाता है या राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में ऐसी बात आती है तो हमारे पास ये अधिकार होना चाहिए कि हम ब्रिटेन से जब चाहे अलग हो सकते हैं। दूसरा, हमें पूरी एक कंप्लीट नेशनल गवर्नमेंट चाहिए जिसमें हमारे डिफेंस और फाइनेंस पे कंट्रोल हो, आर्मी हमारे कंट्रोल में हो, पैसा हमारे कंट्रोल में हो। और दूसरा, इंडिपेंडेंट ट्रिब्यूनल चाहिए, यानी हमारा जो कोर्ट केसेस हैं, हमारा जो जुडिशरी का पूरा मैटर है, वो ब्रिटेन के सारे फाइनेंशियल क्लेम्स को सेटल करेगा और वो एक इंडिपेंडेंट ट्रिब्यूनल होगा कि भाई हमें तुमने कितना लूटा, है ना। ब्रिटिशर्स तो मानते ही नहीं थे ये बात, तो कितना उन्होंने लूटा, क्या क्या उन्होंने गलत किया, कितना पैसा बर्बाद हुआ, ये सारी चीजों की जानकारी को लेकर के बातें हुई। तो गांधी जी जब राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में नहीं गए तो फिर अल्टीमेटली गांधी इरविन पैक्ट साइन हुआ गांधी जी को बुलाने के लिए, कांग्रेस का पार्टिसिपेशन राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में लाने के लिए। गांधी इरविन पैक्ट दिल्ली पैक्ट के नाम से भी जाना जाता है, जो कि 1931 में हुआ था। इसमें गांधी जी और इरविन किस चीज पे अग्री हो रहे हैं? इरविन ने कहा कि सारे पॉलिटिकल प्रिजनर्स को वो छोड़ देंगे जिन्होंने वॉयलेंस नहीं किया है। ठीक है, जैसे भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु को तो नहीं छोड़ेंगे क्योंकि उनका नाम वॉयलेंस में था। ठीक है, उन्होंने हिंसा की थी, तो जो हिंसक नहीं रहे उनको तो छोड़ देंगे। दूसरा, सारे फाइन्स जो अब तक कलेक्ट नहीं किए गए थे उनको छोड़ दिया जाएगा, उनको माफ कर दिया जाएगा। जितनी भी जमीनें अब तक थर्ड पार्टीज को नहीं बेची गई हैं वो भी वापस कर दी जाएंगी। अच्छा, उनके साथ लीनियंट ट्रीटमेंट किया जाएगा जो गवर्नमेंट सर्वेंट्स ने रिजाइन किया था सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के दौरान या पहले भी, उनको हम वापस बुला लेंगे। और जो नमक बनाने की एक कोस्टल विलेजेस को राइट है, अधिकार है, वो दिया जाएगा पर्सनल कंजम्पशन के लिए, नॉट फॉर सेल, मतलब सेल नहीं कर सकते आप, पर आप अपना नमक बना सकते हो। पीसफुल और नॉन अग्रेसिव पिकेटिंग हो सकती है, मतलब अगर आप प्रोटेस्ट कर रहे हो तो पीसफुल तरीके से करो। और इमरजेंसी ऑर्डिनेंस को भी विद्रॉ किया जाएगा। पर गांधी जी ने जो पब्लिक इंक्वायरी है पब्लिक एक्सेसेस की, ठीक है, कि भाई कैसे क्या क्या इंक्वायरी की बातें कांग्रेस ने की थी सरकार पे, तो वो तो नहीं होगा। और जो भगत सिंह को माफी देने की बात हुई थी, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु की, कि फांसी को लाइफ सेंटेंस में बदल दिया जाए, ये जो गांधी जी की डिमांड थी इसको भी नहीं माना गया। तो गांधी जी को की जब ये बात नहीं मानी गई तो गांधी जी साइन नहीं करते, है ना। गांधी इरविन पैक्ट को अगर दिल्ली पैक्ट को गांधी जी साइन नहीं करते तो शायद लोगों को लगता है कि भगत सिंह बच सकते थे। बट आप यहाँ समझो कि अगर गांधी जी साइन नहीं करते तो भी क्या होता। ये सारी चीजें तो पक्का है कि नहीं मिलती, क्योंकि ये सारे जो वादे कर रही है गवर्नमेंट वो इसीलिए कर रही है ताकि गांधी जी जो है साइन कर दे और अगली राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में आ जाए, राइट। तो गांधी जी को पहली बात तो ये सारी चीजें तो क्लियर हो जाती कि इतना जो मिल रहा है वो भी नहीं मिलेगा। और अगर गांधी जी साइन नहीं करते तो भगत सिंह क्या बच जाते? ऐसा नहीं है, क्योंकि भगत सिंह को तो फांसी देने की जो एक डिसीजन है वो ऑलरेडी ले चुके थे हमारे अंग्रेज। ठीक है, अंग्रेजों को गांधी जी के हाँ या ना से फर्क नहीं पड़ता था। लेकिन हाँ, उन्होंने इसमें ये बात क्लियर कर दी कि हम तो भगत सिंह को नहीं छोड़ेंगे, तुम अगर साइन करते हो तो ये सारा काम तो हम कर देंगे तुम्हारे लिए, और उसके बाद फिर तुम जो कहोगे तुम्हारी डिमांड मानेंगे। तो गांधी जी ने बहुत सोचा और उनको लगा कि मेरे साइन ना करने से भगत सिंह की फांसी तो रुकेगी नहीं, पर जो बाकी चीजें मिलने वाली है हमें वो भी नहीं मिलेगी। तो इससे अच्छा है कि भाई मैं साइन कर ही देता हूँ, क्योंकि भगत सिंह को तो ये लोग फांसी दे के ही रहेंगे और मेरे रुकने से अंग्रेज नहीं रुकेंगे। ऐसा सोच के गांधी जी जो है डिसीजन लेते हैं साइन करने का। उन्होंने जो है अपना सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट भी सस्पेंड कर दिया, कहा कि ठीक है अभी हम इसको रोकते हैं, और अगले राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में बैठने के लिए, टेबल पे बैठने के लिए भी तैयार हो गए। और फिर एक जो पैक्ट है ये आया, जिससे कि बाद में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 निकल के आता है, जो आज के हमारे संविधान का बेस है।
ठीक है, हमारा जो आज का कॉन्स्टिट्यूशन है उसका यही बेस है। ठीक है, इसने जो है पूरा डायरार्की को भी बहुत सॉफ्ट कर दिया। ठीक है, ग्रेटर नंबर ऑफ इंडियन रिप्रेजेंटेशंस जो है इन सेंट्रल लेजिस्लेचर्स लाए गए। तो ये सारा जो है बहुत बड़े लेवल पर ये अलाउ किया गया कि इंडियन रिप्रेजेंटेटिव्स जो है इन सेंट्रल लेजिस्लेचर लाए जाएंगे। और कराची कांग्रेस सेशन जो है मार्च 1931 में हुआ था। इसमें क्या हुआ कि इन्होंने कहा कि भाई हम कांग्रेस के लीडर्स क्या कहना चाहते हैं गांधी इरविन पैक्ट के बारे में, या जो अब तक सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट हुआ और भगत सिंह को फांसी भी हो चुकी थी, तो उसके बारे में क्या कहना चाहते हैं। तो कांग्रेस ने पहले बोला कि देखो हम किसी भी पॉलिटिकल वायलेंस के समर्थक नहीं हैं। हमें भी कोई हमें भी कोई हिंसा नहीं पसंद। ठीक है, लड़ाई झगड़ा हिंसा मारकाट लड़ाई खून खराबा नहीं पसंद। तो लेकिन हम लोग उस ब्रेवरी को एडमायर करते हैं, उस सेक्रीफाइस को एडमायर करते हैं जो भगत सिंह सुखदेव और राजगुरु ने, जो अब तक हमारे सभी बलिदानियों ने दिया है, क्योंकि जो ये बलिदान है वो बहुत बड़ा है। दूसरा, कांग्रेस ने कहा कि गांधी इरविन पैक्ट को हम फॉलो करेंगे, पूर्ण स्वराज को हम अपना गोल बनाएंगे। भगत सिंह सुखदेव राजगुरु को 6 दिन पहले ही, इस सेशन के 6 दिन पहले ही फांसी दी गई थी 29 मार्च को। तो उसके बाद जब ये सारी बातें हो रही है तो बहुत शोक वाला माहौल है। पंजाब नौजवान भारत सभा जो है गांधी जी से मिली। जब गांधी जी कराची जा रहे थे तो उनको पूरे काले झंडे दिखाए गए, उनके खिलाफ प्रोटेस्ट किया गया कि वो फेल हो गए हैं, उन्होंने भगत सिंह को नहीं बचाया। ठीक है, जो कोशिश वो कर सकते थे जितना, उन्होंने उतनी कोशिश नहीं की। तो लोगों को बहुत गांधी जी पे गुस्सा आ रहा था। इसके बाद जो है फ्री स्पीच को रेजोल्यूशन उसके लिए आया। फ्री स्पीच एंड फ्री स्पीच, राइट टू फॉर्म एसोसिएशन, राइट टू असेंबल, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी, इक्वल राइट किसी भी कास्ट या किसी भी क्रीड सेक्स के खिलाफ इक्वल राइट सबको मिलेगा, न्यूट्रलिटी मिलेगी रिलीजियस मैटर में, फ्री एंड कंपल्सरी प्राइमरी एजुकेशन मिलेगा। ठीक है, प्रोटेक्ट करेंगे कल्चर लैंग्वेज स्क्रिप्ट को, माइनॉरिटीज को, लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज के जो राइट्स हैं उनको, ये सारा इन्होंने रेजोल्यूशन अपना कांग्रेस ने तैयार किया कि ये सब हमारी डिमांड होगी। ठीक है, ये सारा कराची के कांग्रेस सेशन में हुआ। कराची का कांग्रेस सेशन जो कि 1931 मार्च में हुआ। ठीक है, इस रेजोल्यूशन में इन्होंने नेशनल इकोनॉमिक पॉलिसी पे भी एक रेजोल्यूशन लिया कि हम लोग रेंट एंड रेवेन्यू के रिडक्शन की बात करेंगे, कि सरकार बहुत पैसा हमसे ऐंठ लेती है। तो जो लैंड होल्डर्स वगैरह हैं, ठीक है, उनको हम ये कहेंगे कि वो लोग रेवेन्यू और रेंट को लेकर के रिड्यूस करें, और थोड़ा सा रेंट में एग्जेम्पशंस मिले जो कि अन इकोनॉमिक होल्डिंग्स हैं, और जो भी यूजरी है उसके कंट्रोल हमें मिले, हमें वर्कर्स और पीजेंट्स के राइट्स मिले, उनकी यूनियंस बनाने का उनको अधिकार मिले। तो मजदूरों के लिए, किसानों के लिए कुछ ऐसे काम करने की कोशिश रही थी। ठीक है, तो ये सारी कहानी हुई और इसके बाद फिर ये राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में गए। लेकिन जब राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में गांधी जी गए तो उसमें गांधी जी को कुछ नहीं मिला। जो गांधी जी ने सपने सजाए थे, जितना उन्होंने सोचा था कि फायदा होगा, सरकार हमारी बात मान लेगी, हमारे डिमांड्स मान लेगी, हमारे साथ ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, वो हुआ नहीं। ठीक है, वो सारे सपने अधूरे रह गए। ठीक है, वो सारे सपने अधूरे रह गए। गांधी जी की कोई भी डिमांड ठीक तरीके से मानी नहीं गई। तो गांधी जी को मिल गया धोखा। ठीक है, एक बहुत बड़ा धोखा था गांधी जी के लिए, कि उनको लगा कि मैंने भगत सिंह के लिए जितनी लड़ाई करनी चाहिए थी वो की। चलो एक बार को मैंने गांधी इरविन पैक्ट भी आपके साथ साइन कर लिया, आपकी सारी बातें मान ली, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को भी सस्पेंड कर दिया, और आपके साथ राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में बैठने के लिए भी तैयार हुआ। गांधी जी लंदन गए और अकेले उन्होंने सबको रिप्रेजेंट किया था, वो पूरे कांग्रेस को अकेले रिप्रेजेंट कर रहे थे। तो जब गांधी जी गए और उन्होंने सबके साथ में मिलकर के सारा काम किया, तो उनकी कोई बात जब मानी ही नहीं गई तो उन्हें बहुत बुरा लगा, और वो दुखी होकर के वापस लौटे, और दोबारा फिर से उन्होंने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट इंडिया में रीस्टार्ट किया। ठीक है, ये होगा। लेकिन इन सारी चीजों के बीच में आपको ये जानने की जरूरत है कि राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कब कब हुआ, कैसे हुआ। 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुए थे, जिसमें मैंने आपको बताया कि पहले तो कांग्रेस गए ही नहीं थे फर्स्ट वाले में। तो पहले तो आपको ये तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के बारे में पता होना चाहिए कि तीनों में क्या-क्या हुआ है। ठीक है? कब हुआ, कब गांधी जी गए, कब नहीं गए, क्यों नहीं गए, वो सब कुछ। ठीक है? तो शुरू से एक बार फिर से समझते हैं। तो पहला राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस फर्स्ट 1930 में हुआ। ठीक है? फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस।
ये वो टाइम है जब भारत में पूर्ण स्वराज की आग लगी हुई है। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू की बात क्या चल रही है? पूर्ण स्वराज वाली बात चल रही है। तो ये जब हुआ है, तो ये हुआ है अकॉर्डेंस विद द साइमन कमीशन रिपोर्ट फ्रॉम 1930। क्यों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस रखा गया था? क्योंकि वॉयसरॉय इरविन ने यह वादा किया था कि जब हमें साइमन कमीशन की रिपोर्ट मिलेगी तो उस पे हम क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे उसको लेकर के चर्चा करने के लिए राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होगा। तो इसीलिए ये किया जा रहा था। जो ब्रिटिश किंग जॉर्ज फिफ्थ थे, ऑफिशियली इन्होंने इनॉग्रेट किया 12 नवंबर 1930 को एट द हाउस ऑफ लॉर्ड्स इन लंदन कि भाई हाँ, हम लोग जो है राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। एंड इट वाज चेयर्ड बाय देन ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर रामसाय मैकडॉनल्ड, जो उस समय में पीएम थे रामसाय मैकडॉनल्ड, उन्होंने जो है प्रिसाइड किया। फर्स्ट टाइम ब्रिटिश और इंडियंस इक्वल बनकर के बात करने वाले थे और कांग्रेस के कुछ प्रोमिनेंट बिजनेस लीडर्स ने अटेंड करने से मना किया और कई सारे बाकी इंडियन ग्रुप्स जो हैं वो आए थे। मतलब कांग्रेस पार्टी नहीं आई थी, कुछ प्रोमिनेंट इंडियन लीडर्स नहीं आए थे फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में, बट इसमें पेनिनसुला स्टेट्स आए, मुस्लिम लीग आई, जस्टिस पार्टी, हिंदू महासभा आई और भी कुछ अदर छोटे मोटे पार्टी के लोग और लीडर्स आए थे। तो मुस्लिम लीग जो है ये आगा खान को, मौलाना मोहम्मद अली जौहर को भेजती है, कुछ और भी दूसरे लीडर्स थे। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है उस समय में नरेंद्र नाथ, भूपेंद्र नाथ मित्रा, सीपी रामस्वामी अय्यर, एम रामचंद्र राव, ये सब के द्वारा रिप्रेजेंट हो रही थी और कुछ अचीव नहीं हुआ क्योंकि देखो मेन जो प्रोमिनेंट लीडर्स हैं और जो कांग्रेस है वो तो आई नहीं ना, है ना, गांधी जी भी नहीं थे। तो इसीलिए इस फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में कुछ अचीव नहीं हुआ। ठीक है, बस जनरली यही अग्री किया गया कि इंडिया जो है उसको हम फेडरेशन के रूप में डेवलप करेंगे, डिफेंस और फाइनेंस के जो सेफ गार्ड्स हैं वो दिए जाएंगे, कुछ और डिपार्टमेंट्स को भी ट्रांसफर किया जाएगा। तो ये छोटी छोटी बातें डिस्कस हुई बट कोई फायदा हुआ नहीं। तो फिर इसीलिए गांधी इरविन पैक्ट साइन करके गांधी जी को बुलाया गया, रिझाया गया और जैसे तैसे सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस की मीटिंग में गांधी जी आए। तो ये हुई थी सितंबर दिसंबर के बीच में। ठीक है, 1931 में सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो लंदन में हुई। इसमें मेंबर जो कि इंडियन लिबरल पार्टी के थे जैसे कि टीवी सप्रू, सी वाई चिंतामणि, श्रीनिवास शास्त्री, इन्होंने गांधी जी को अपील किया था कि वो वॉइसरॉय से बात करें और जाकर के डिस्कस करें। ठीक है, तो गांधी जी आए। इस कॉन्फ्रेंस का मेन टास्क ये था कि दो कमिटीज इन्हें फेडरल स्ट्रक्चर के ऊपर और माइनॉरिटीज के ऊपर बनानी थी। ये बात आपको अपने प्रीलिम्स के लिए याद रखनी है। यू कैन राइट इट डाउन because they may ask you that what two main tasks were was accomplished through the second round table conference। दो जो मेन टास्क थे सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के द्वारा जिन्हें अचीव किया गया वो क्या थे, ऐसा प्रीलिम्स में पूछा जाएगा। तो आप लिख लीजिए द कॉन्फ्रेंस मेन टास्क वाज accomplished through the two committees on federal structure and minorities। ठीक है, इसमें इंडियन नेशनल कांग्रेस की तरफ से अकेले गांधी जी ही आए थे। ही वॉज द सोल रिप्रेजेंटेटिव आए और इसमें रंग स्वामी अय्यर एंड एम मालवीय भी आए थे जो कि रिप्रेजेंट कर रहे थे। कांग्रेस के अलावा बहुत सारे इंडियन पार्टिसिपेंट्स थे, सारे प्रिंसली स्टेट्स के लोग थे, मुस्लिम लीग, हिंदू ग्रुप्स, लिबरल ग्रुप, जस्टिस पार्टी, सिख पार्टी, पारसी, क्रिश्चियन, सारे आए। क्योंकि देखो इस बार गांधी जी भी आए थे ना, तो एक गांधी जी के आने की वजह से आप कह सकते हो कि एक बहुत बड़े लेवल का यू नो इम्पोर्टेंस था, जस्ट बिकॉज गांधी जी वॉज ऑल्सो देयर। तो बहुत सारे और भी लोग आए। अब गांधी जी जो है उन्होंने इमीडिएट एस्टेब्लिशमेंट ऑफ रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट की बात की कि आप जो है हमें नेशनल और प्रोविंशियल लेवल पर रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट दे जिसमें कि भारत के लोग अपनी सरकार खुद चला रहे हैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से, और सेपरेट इलेक्टोरेट नहीं चाहिए हमको। ठीक है, अनटचेबल्स के लिए तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि फिर तो वो आप बिल्कुल ही उनको अलग थलग कर रहे हो। सेपरेट नहीं है, वो हिंदुओं का ही बहुत बड़ा हिस्सा है। और सेपरेट इलेक्टोरल या स्पेशल सेफ गार्ड जो फॉर मुस्लिम्स है या दूसरी माइनॉरिटीज हैं, इसकी भी कोई जरूरत नहीं है। अगर किसी को कोई मान लो रिप्रेजेंटेशन में कमी लग रही है
तो उसको हम रिजर्वेशन दे देंगे। गांधी जी का क्या प्लान था कि आप सेपरेट इलेक्टोरेट मत करो, क्योंकि उससे सेपरेशन हो जाता है। ठीक है, इससे क्या हो जाता है कि आप डिवाइड कर रहे हो, किसी को अलग दिखा रहे हो, उसको अलग कर रहे हो। तो अलग मत करो, आप क्या करो, उसको रिजर्वेशन वगैरह दे लो, लेकिन ऐसे सेपरेट इलेक्टोरेट वगैरह मत दो। तो पहला तो सेपरेट इलेक्टोरेट के लिए गांधी जी ने मना किया, एंड सेपरेट इलेक्टोरेट्स कुछ लोगों के लिए मुस्लिमों ने डिमांड की थी। तो मुस्लिमों ने कहा कि जो मुस्लिम्स है, पुअर है, क्रिश्चियन है, एंग्लो इंडियंस हैं, उसके लिए इन्होंने सेपरेट इलेक्टोरेट की डिमांड की थी। ठीक है, दे वर डिमांडेड बाय मुस्लिम्स और दे वर डिमांडेड बाय सम अदर पीपल जो कि करीब थे, क्रिश्चियन थे, एंग्लो इंडियन थे। उन्होंने बोला कि नहीं नहीं, हमारे लिए तो तुम्हें सेपरेट इलेक्टोरेट देना पड़ेगा। माइनॉरिटीज पैक्ट की बात इन्होंने की थी, हालांकि गांधी जी ने इसके लिए मना किया हुआ था। तो गांधी जी अपनी तरफ से और कांग्रेस की तरफ से बात कर रहे थे, मुस्लिम लीग अपनी तरफ से बात कर रही थी, एंग्लो इंडियंस और जो क्रिश्चियंस हैं वो अपनी तरफ से बात कर रहे हैं, सिख जो हैं वो अपनी तरफ से बात कर रहे हैं। सब लोग अपने अपने डिमांड्स को लेकर के बैठ गए। ठीक है, हुआ क्या भाई, अंत में कुछ नहीं हुआ। ठीक है, सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में गांधी जी की रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट वाली बात को नहीं माना गया। गांधी जी की और भी बहुत सी जेन्युइन डिमांड्स थी जिनको नहीं माना गया। कांग्रेस के लीडर्स तक की बात को भी नहीं माना गया, और उल्टा कम्युनल अवार्ड की बात की गई, यानी सांप्रदायिकता के नाम पर भेदभाव फैलाने का एक नया तरीका, एक नया तरीका था। ठीक है, तो कम्युनल अवार्ड 16 अगस्त 1932 को आया। ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर रामसाई मैकडॉनल्ड ने अनाउंस किया, जिन्हें हम मैकडॉनल्ड अवार्ड के नाम से भी जानते हैं, इस अवार्ड को, कम्युनल अवार्ड को, क्योंकि इसमें संप्रदाय के नाम पर सेपरेट इलेक्टोरेट की बात हुई थी। तो इसमें क्या था कि इंडियन फ्रेंचाइजी कमेटी की फाइंडिंग्स के ऊपर, ठीक है, जिसे लोथियन कमेटी कहते हैं, उसके द्वारा जांच हुई थी। उस जांच के बेसिस पे ये कहा गया कि सेपरेट इलेक्टोरेट जो है या रिजर्व सीट्स भी माइनॉरिटीज के लिए जो है वो दी जाएंगी। इसने कहा जिसमें डिप्रेस्ड क्लासेस, यानी कि जो बहुत ज्यादा निचली जाति के लोग हैं, उनको भी कहा गया कि उनके लिए रिजर्वेशन आएगा। 78 सीट्स जो है रिजर्व की गई उनके लिए, ये बात हुई थी। तो जब गांधी जी को पता चला कि देखो पहले ही कोई निचले तबके का है, आप उसको और सर्टिफाई कर दो कि हाँ वो निचले तबके का है। ठीक है, तो इसमें कुछ सीट्स बॉम्बे में, ठीक है, दिस अवार्ड प्रोवाइडेड सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर मुस्लिम्स, यूरोपियन, सिख, इंडियन क्रिश्चियन, एंग्लो इंडियन, डिप्रेस्ड क्लासेस, मराठास, सबके लिए सेपरेट इलेक्टोरेट जो है दे दिया गया। तो गांधी जी ने बोला कि तुम सबको अलग ही कर दो, फिर बचा कौन? भाई हम इंडिया के लिए लड़ रहे हैं, इंडियंस के लिए लड़ रहे हैं। अब इंडियंस के अंदर अगर इतनी सारी डिविजन्स हैं, तो फिर तो आपने किसको छोड़ा? आपने तो मराठास को भी दे दिया। आप तो सबको जो है रिझाने की कोशिश कर रहे हो। जैसे पहले आप मुस्लिमों को लॉलीपॉप देते थे, अब आप बाकी सबको भी दे रहे हो, बाकी सबको भी बेवकूफ बना रहे हो। ठीक है, कुछ प्रोविजंस थे इसमें, जैसे कि प्रोविंशियल लेजिस्लेचर्स में जो सीट्स हैं उनको डिस्ट्रीब्यूट किया गया था संप्रदाय के नाम पर। जो भी एग्जिस्टिंग सीट्स थी प्रोविंशियल लेजिस्लेचर में, उसको डबल कर दिया गया। मुस्लिम जहां भी माइनॉरिटी में थे, उन्हें ज्यादा वेटेज दिया गया। सिर्फ और सिर्फ नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस को छोड़ के, जो पाकिस्तान वाला इलाका है उसको छोड़ के, जो 3% सीट्स हैं वो महिलाओं के लिए रिजर्व कर दी गई सभी प्रोविंसेस में। जो डिप्रेस्ड क्लासेस थे उनको माइनॉरिटीज का स्टेटस दिया गया, और जो सीट्स हैं वो एलोकेट की गई थी फॉर लेबरर्स, लैंडलॉर्ड्स, ट्रेडर्स, इंडस्ट्रियलिस्ट, इन सब के लिए। तो आप एक बात बताओ, सबके लिए तो आप सीट्स एलोकेट कर ही रहे हो, है ना? मतलब आपने हर किसी की संप्रदाय को अलग कर दिया, सबको अलग कर दिया। तो कांग्रेस ने बोला कि ये क्या बकवास है। कांग्रेस ने कहा कि भाई हमें तो ये ना एक्सेप्ट करना है ना रिजेक्ट करना है। ठीक है, हमें तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। गांधी जी ने कहा कि भाई ये तो इंडियन यूनिटी और इंडियन नेशनलिज्म पे बहुत बड़ा अटैक है, ये तो मैं बिल्कुल नहीं मानूंगा। और अंबेडकर जी ने कहा कि ठीक है, मैं इस कॉम्युनल अवार्ड को मानूंगा। अब क्यों अंबेडकर जी ने कहा? क्योंकि अंबेडकर जी को कॉम्युनल अवार्ड में एक चीज दिख गई, डिप्रेस्ड क्लासेस। उन्हें लगा कि जो लोग निचली जाति के हैं उनको अच्छा खासा रिजर्वेशन दिया जा रहा है, और इसीलिए वो खुश हुए और उन्होंने इसे माना। तो गांधी जी ने उन्हें समझाया कि तुम ऐसा अगर कानून बनाओगे और डिप्रेस्ड क्लासेस को अलग कर दोगे, उनकी कम्युनिटी को, तो वो हमेशा आजीवन के लिए
हिंदुओं के बीच में अपने आप को अलग ही समझेंगे, उन्हें समानता का जो दर्जा है वो नहीं मिलेगा। लोगों का माइंडसेट चेंज करो, ना कि कानून पे कानून बनाओ। पर अंबेडकर जी ने बोला कि नहीं, हमें कानून की जरूरत है, बिना कानून के लोग उसे फॉलो करेंगे नहीं, क्योंकि लोग वो बात नहीं मानते जिसका कोई कानून नहीं होता। इस बात पे अंबेडकर वर्सेस गांधी जी एक बहुत लंबी डिबेट चलती है, बहुत बड़ा क्लैश होता है। पूना पैक्ट साइन किया गया 24 सितंबर 1932 में, जो कि इस क्लैश को सॉल्व करने के लिए था। अंबेडकर जी और गांधी जी मिलकर के कहते हैं कि चलो सेपरेट इलेक्टोरेट ना सही, पर रिजर्वेशन हम देंगे, ताकि जो बेचारे हमारे निचले तबके के लोग आज तक दबाए गए हैं, उन्हें भी उठने का मौका मिल सके। तो ये यरवदा सेंट्रल जेल में इन पूना जो है साइन हुआ था बाय डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर एंड महात्मा गांधी, जिसमें इन्होंने हाईलाइट किया था गवर्नमेंट के अमेंडमेंट को, कम्युनल अवार्ड को, कि भाई हम इसमें क्या चेंजेस कर चाहते हैं। तो इन्होंने कहा कि हमें सेपरेट इलेक्टोरेट नहीं चाहिए, हमें तो सीट्स का रिजर्वेशन चाहिए, और जो पुअर हैं उनके लिए भी, गरीबों के लिए भी 71 की जगह अब 147 प्रोविंशियल लेजिस्लेचर्स में जो सीट्स हैं वो बढ़ा दें, और सेंट्रल लेजिस्लेचर में भी 18% ऑफ टोटल जो सीट्स हैं वो रिजर्व होनी चाहिए। किसी को भी हम कास्ट के नाम पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं देंगे। लेकिन जब लोकल बॉडीज का या पब्लिक सर्विस के अपॉइंटमेंट की बात हो रही है, तो इसमें कोई डिस्क्रिमिनेशन या भेदभाव नहीं होना चाहिए। और तो और कुछ पैसा भी और कुछ एजुकेशनल ग्रांट के लिए, ठीक है, ताकि हम इन गरीबों का, इन पिछड़े लोगों का भला कर सके, उसके लिए पैसा देना चाहिए सरकार को। डिप्रेस्ड क्लासेस के लिए, ठीक है, सभी प्रोविंसेस में आपको डिप्रेस्ड क्लासेस के लिए अलग से थोड़ा पैसा, थोड़ी मदद देनी चाहिए। ऐसा जो है इन्होंने डिमांड किया। गांधी जी ने अंबेडकर जी के साथ मिल करके इस बात को डिस्कस किया था, और आखिर जो है ये साइन हुआ था यरवदा जेल में। ठीक है, ये सारी बातें हुई थी, ये ध्यान रखिएगा। पूना पैक्ट जो कि यरवदा जेल में साइन हुआ था। राइट। अब अगली बात जो समझनी है वो क्या है कि राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस तो चल ही रहा है। पहले राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में गांधी जी नहीं गए, दूसरे राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में गांधी जी गए, पर उनको कुछ फायदा नहीं हुआ, और तीसरे राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में अगेन, थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो कि 17 नवंबर में हुआ 1932 में, ठीक है, नवंबर से दिसंबर के बीच में, अगेन गांधी जी जो है नहीं गए। उन्होंने बोला कि जब तुम लोगों ने मुझे बेवकूफ बनाया और बुलाया था सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में, तभी मैं समझ गया था कि मैं इसमें नहीं जाऊंगा। और बाकी सारे दूसरे भी इंडियन लीडर्स नहीं गए, क्योंकि उनको लगा कि ये टाइम की वेस्टेज है, कुछ होता तो है नहीं, आप टेबल पे आते हो, बैठते हो, चाय कॉफी पीते हो, बातें करते हो, चले जाते हो। अरे कोई सॉल्यूशन ओरिएंटेड बात करो। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कर रहे हो कि सब लोग एक दूसरे, राउंड टेबल क्यों है? ताकि हर कोई एक दूसरे के आमने सामने बैठ सके, किसी से कोई बात ना छुपे, सारे लोग मिल करके एक दूसरे के अगल बगल में हर चीज सुने और डिस्कस करें। पर भैया आप तो कोई डिस्कशन करते ही नहीं हो। कुछ डेलीगेट्स थे जो कि भेजे गए थे, ठीक है, इंडियन स्टेट्स के द्वारा, जैसे आगा खान, ठीक है, बी आर अम्बेडकर, मोहम्मद इकबाल, बेगम जहानारा शहनवाज, सर पुरुषोत्तम दास ठाकुर दास, ये सारे इंडियन रिप्रेजेंटेटिव्स थे जो गए थे। और 1933 में एक रिकमेंडेशन पब्लिश हुई थी, वाइट पेपर, जिसपे बहुत डिबेट हुआ था ब्रिटिश पार्लियामेंट में, और एक जॉइंट सिलेक्ट कमेटी जो है वो आई थी, जिसने इस रिकमेंडेशन को और ड्राफ्ट को इंडिया के नए एक्ट के लिए बहुत डिस्कस किया। इस जॉइंट सिलेक्ट कमेटी को बनाया गया था ताकि वो एग्जामिन करे कि भाई अब इंडिया में कौन सा नया एक्ट आएगा, जो कि आगे चल करके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935 आता है। तो इस कमेटी ने एक ड्राफ्ट बिल फरवरी 1935 में दिया, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935 बना। और इसमें कॉन्फ्रेंस हुई थी, एक कॉलेज स्टूडेंट जो कि चौधरी रहमत अली नाम से थे, इन्होंने अपना नेम जो है बिल ऑफ राइट्स फॉर सिटीजन में इंक्लूड करने के लिए कहा था, कि जो नेम ऑफ द इंक्लूजन ऑफ बिल ऑफ राइट्स फॉर सिटीजन्स है, इसे पोस्टपोन किया गया था फिल्म रीजंस की वजह से, जिससे ये बहुत नाराज थे। तो इन्होंने जो है बहुत बड़े लेवल पर कॉन्फ्रेंस में ये एक प्रपोजल रखा था कि बिल ऑफ राइट्स फॉर सिटीजन को क्यों आप जो है स्थगित कर रहे हैं, और क्यों लोगों के अधिकारों की बात नहीं कर रहे। साथ ही इसमें बिल ऑफ राइट्स फॉर सिटीजन्स को इंक्लूजन करने के लिए जो भी था,
ठीक है, इस पे जो भी रीजन से किया गया था उस पे लेकर के प्रोटेस्ट रहा चौधरी रहमत अली का, ये सब कॉन्फ्रेंस में हुआ, लेकिन कोई खास इससे कुछ निकल के नहीं आया। क्या अल्टीमेट सॉल्यूशन हुआ? कुछ नहीं, सारा अंग्रेजों ने जो मिलकर के डिस्कस किया उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935 लॉन्च हुआ, और गांधी जी की तो कोई खास डिमांड मानी गई नहीं थी। तो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो है इसमें अलग अलग ग्रुप आए, उनके अलग अलग रिप्रेजेंटेटिव थे, फ्री स्टेट के, मुस्लिम लीग के, सिख, पारसी, वुमेन, लिबरल, डिप्रेस क्लासेस। जैसे डिप्रेस क्लासेस के लिए डॉक्टर बी आर अम्बेडकर हर बार आए, तीनों कॉन्फ्रेंस में वो आए, क्योंकि उनको डिप्रेस क्लासेस के उत्थान के अलावा और कुछ नहीं दिखता था। लिबरल्स जो हैं वो तेज बहादुर सप्रू के द्वारा आए थे, और बेगम जहानारा शाहनवाज जो हैं वो महिलाओं को हर बार रिप्रेजेंट कर रही थी। तो देखिए, हर कोई अपने अपनी तरफ से रिप्रेजेंटेशन दे रहा था, सब कोशिश कर रहे थे जितना हो सके, लेकिन ऑफ कोर्स गांधी जी नहीं आए। तो गांधी जी सिर्फ सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में आए थे, जो कि गलती से आ गए थे, आप कह सकते हो। गांधी इरविन पैक्ट उन्होंने क्योंकि साइन किया था, तो उन्हें धोखे से बुला लिया गया था। अब जब गांधी जी लौटे और राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस से जब उन्हें कुछ नहीं मिला, तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने फिर से सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को जारी किया, शुरू किया, और कहा कि जो हमने बीच में रोक दिया था सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को, उसको हम दोबारा करेंगे। और उसके साथ साथ गांधी जी ने गांधी जी का हरिजन कैंपेन भी किया 1932 में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। गांधी जी हरिजन कैंपेन, जिसमें ये हरिजन किसको बुला रहे हैं? डिप्रेस्ड क्लासेस को, कि ये कोई डिप्रेस्ड नहीं है, ये हरिजन है, ये हमारे हरि के जन हैं, ये भगवान के हैं, ठीक है, जो भगवान हरि के अपने जो है लोग हैं। तो ये ऑल इंडिया एंटी अनटचेबिलिटी लीग लाते हैं सितंबर 1932 में, एक वीकली हरिजन नाम से पब्लिश करते हैं जनवरी 1933 में। और इसके बाद सत्याग्रह इन्होंने आश्रम वारधा में शुरू किया था, और कहा कि अब मैं साबरमती आश्रम तक तब तक नहीं लौटूंगा जब तक स्वराज ना ले आऊं। ठीक है, ये इन्होंने एक प्रतिज्ञा ली थी कि भाई मैं साबरमती आश्रम तब तक नहीं जाऊंगा जब तक मुझे सत्याग्रह नहीं मिलता, ठीक है, यानी स्वराज नहीं मिलता। और इन्होंने अपना दूसरा वारधा में सत्याग्रह आश्रम बना लिया था, और वहीं रहने लग गए थे। ये अपने घर नहीं लौटेंगे, इन्हें अपने घर से बहुत प्रेम था, इसीलिए इन्होंने अपने घर को लेकर के ये प्रतिज्ञा ली थी कि मैं घर नहीं जाऊंगा जब तक मैं अपनी डिमांड्स पूरी ना करवाऊं। वारधा में इन्होंने हरिजन टूर किया, जिसमें 20,000 किलोमीटर तक का इन्होंने रास्ता कवर किया था। बहुत फंड्स इन्होंने इकट्ठा किए, पैसे इकट्ठा किए, हरिजन सेवक संघ बनाया, और इसमें हरिजन की सेवा की। गांधी जी ने ऑर्थोडॉक्स एलिमेंट्स का बहुत अटैक झेला। कई लोग जो है रिएक्शनरी एलिमेंट्स इनके खिलाफ आए, इनके कैंपेन के खिलाफ आए, जो कि गांधी जी का इस तरीके से हरिजन कैंपेन पसंद नहीं कर रहे थे। पर जो भी हो, गांधी जी ने बहुत कुछ किया लोगों को यूनाइट करने के लिए, और ये यूनिटी बहुत काम आएगी, बहुत अच्छे से देखी जाएगी क्विट इंडिया मूवमेंट में, जो कि अल्टीमेटली इंडिया को इंडिपेंडेंस दिलाएगा। ठीक है, वो हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही। इसमें हम मास पार्टिसिपेशन क्या क्या रहा, ठीक है, गांधी जी का, वो सारा करेंगे, और हम सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के बाद की कहानी जानेंगे। ठीक है, इसके अलावा हम गांधी अम्बेडकर डिबेट डिस्कस करेंगे, क्विट इंडिया मूवमेंट डिस्कस करेंगे इन द नेक्स्ट क्लास। आज के लिए इतना ही। आज के लिए मुझे लगता है कि हमने काफी कुछ कवर कर लिया है। दिस इज इट फॉर टुडे। और अगर कोई डाउट्स आते हैं आपके, ठीक है, तो वो आप जरूर बताइए, और जितना हो सके वीडियो को, चैनल को सपोर्ट करें। अगर आप चाहते हैं कि आपको बाकी सभी सब्जेक्ट्स की भी ऐसी ही वन शॉट सीरीज मिले, और आप डिटेल में हर एक चीज को पॉइंट बाय पॉइंट कवर करना चाहते हैं, तो जितना हो सके चैनल को जो है सपोर्ट करें, स्प्रेड करें, सब्सक्राइब करें, और इसे जितना हो सके फैलाएं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।